तो आज मैं बात करना चाहूँगा मोशन टॉपिक के बारे में, और हम बहुत ही फंडामेंटल्स चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मुझे एक बॉडी चाहिए जिसे मैं एनालाइज करूँगा और अज्यूम करूँगा कि इसकी कोई लोकेशन है, और दूसरी अजम्पशन मेरी ये रहेगी कि ये फ्री स्पेस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सिवाय इस बॉडी के। और फिर एक मेरी लोकेशन होगी, मैंने इसे नाम दिया ओ, दिस इज़ माई लोकेशन, जहाँ से मैं इस बॉडी को एनालाइज करूँगा। इस पॉइंट का एक नाम होता है फिज़िक्स में रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कोई सा भी पॉइंट नहीं, वो पॉइंट है जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा हमारे सिस्टम को। ओके, तो क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट की बात की है, मैं रेफरेंस फ्रेम की भी बात करूँगा आगे। तो उससे पहले मैं कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेता हूँ मोशन के बारे में। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब मुझे इस बॉडी को देखना है और जानना है कि ये मोशन में है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं अज्यूम करूँगा कि ये खुद की लाइट है इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था हम डीप स्पेस में, तो मैंने अज्यूम ये भी कर लिया कि इस बॉडी की खुद की लाइट है, ये एमिट कर सकती है। तो अगर ये बॉडी मोशन में होगी और इसका साइज़ मुझे बढ़ता हुआ दिखे, दैट मीन्स ये बॉडी मेरी तरफ आ रही है। तो साइज़ ऑफ द body seems to increase approaching me। और अगर इसका उल्टा होता है तो मेरे से दूर जा रही है बॉडी। ठीक है, ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया कि हाँ, हम पता लगा सकते हैं एटलीस्ट कि बॉडी का मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा मेरे रेस्पेक्ट में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी अब मुझे मेज़रमेंट करनी है। तो क्योंकि सबसे पहली चीज़ मुझे जानना है कि मेरा लोकेशन क्या है इस बॉडी का, तो उसके लिए हमने मैथ में पढ़ा है कि हम किसी भी स्पेस के पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो कि कार्टेशियन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। और ये मेरा बॉडी का पॉइंट था जहाँ पे वो प्रेजेंट थी, तो इसका कोई कोऑर्डिनेट हमने असाइन कर दिया एक्स वाई जेड, एंड वेयर आई एम फॉर सिंप्लिसिटी आई एज्यूम दैट आई एम एट द ओरिजिन। ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, तो हम खुद को ओरिजिन पे एज्यूम करते हैं। तो यही मेरा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट भी यही है क्योंकि यहीं पे मैं प्रेजेंट हूँ, यहीं से मैं एनालाइज करूँगा सब कुछ। सबसे इजी चीज़ जो हम फाइंड कर सकते हैं वो है ओ ए का डिस्टेंस, जो कि आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और डिस्टेंस दिखता तो है नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ बनाने का। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इन दो पॉइंट को कनेक्ट कर रही है। व्हाट मोर वी कैन, दिस इज डिस्टेंस। अच्छा, तो अब हम बात कर सकते हैं पाथ के बारे में। तो अगर ये दो पॉइंट है ए बी और ये मैं हूँ, एक छोटा सा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ जिसके ओरिजिन पे मैं हूँ, और इसमें बॉडी मेरी तरफ नहीं आ रही लेकिन किसी इस बी पॉइंट की तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ए से बी तक जाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे पाथ हो सकते हैं। जैसे एक पाथ ये हो गया, एक पाथ लीनियर हो गया बिल्कुल, और एज्यूम एक पाथ ये हो गया। ऐसे मैं कितने सारे पाथ बना सकता हूँ क्योंकि ये पूरा प्लेन मेरे पास है, ये पूरा। और 3D में तो और पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, ये तो फिर भी 2D प्लेन है। सो मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, इन जनरल देयर आर इनफाइनाइट
paths to reach from one point to another. ओके, हम पे बहुत सारे पाथ हो सकते हैं ए से बी तक जाने के, और एवरी पाथ हैज़ अ लेंथ कॉल्ड डिस्टेंस। तो लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं, जो बॉडी कवर करती है। ए से बी तक जाने के लिए जो बॉडी कवर करेगी लेंथ, वही डिस्टेंस हो गया। एक नई टर्म का मैं यूज़ करूँगा, डिस्टेंस तो हमने सुना ही है काफ़ी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, इसे हम सिंपली लिख सकते हैं कि इट इज़ अ लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल path from one point to another. तो डिस्प्लेसमेंट उस लेंथ को कहते हैं जो शॉर्टेस्ट पाथ की होती है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने की। सपोज ये 2 पॉइंट है और एज्यूम कि ये प्लेन है, फ़िलहाल मैं 3D में ज़्यादा नहीं सोचने की कोशिश कर रहा। तो एक प्लेन में ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है यूक्लिड ज्योमेट्री में। यूक्लिड ज्योमेट्री में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है हमारा एक स्ट्रेट लाइन, और ये यूनिक होता है, किसी 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यूनिक होता है। नाउ एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा मैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास अपनी वैल्यू होती है, जिनके पास डायरेक्शन होती है, और कुछ लॉस को वो ओबे करती हैं। ठीक है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हालांकि वो सिग्निफाई तो एक वैल्यू को ही करता है कि वो एक लेंथ है, लेकिन वो डायरेक्शन को भी सिग्निफाई करता है कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट के पास हमेशा एक डायरेक्शन होगी जो ये बताएगी कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और वैल्यू वो कि बॉडी ने किस पाथ पे कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वेक्टर क्वांटिटी का एक सिंबल होता है, हम इंग्लिश लेटर्स यूज़ करते हैं और उसके ऊपर एरो बनाते हैं। तो ये असाइन करता है कि ये सिग्निफाई करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हमें बनाना है कि एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसी को ही यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये बताता है वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू को, जिसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं ज़्यादातर। ये स्केलर है, स्केलर मतलब सिर्फ वैल्यू। ओके, डायरेक्शन के लिए हम ये एरो यूज़ करते हैं किसी लेटर के ऊपर। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के लिए ज़्यादातर हम एस डी इन सब लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है अब तक का कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज यूनिक। यानी बॉडी के पास इनफाइनाइट पाथ है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो यूनिक पाथ है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है जो एग्जिस्ट करता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए। एक चीज़ और, डिस्प्लेसमेंट भले ही यूनिक होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास क्वांटिटी कह रहा हूँ डायरेक्शन होती है, तो डी और माइनस डी ये दो डिफरेंट क्वांटिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शंस को डिनोट कर रही है। डी डायरेक्शन एक्स एक्सिस को डिनोट कर सकता है और माइनस डी इसके अपोजिट डायरेक्शन को डिनोट कर सकता है।
तो डी और माइनस डी ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हो जाती हैं, भले ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रही हूँ। नेक्स्ट व्हाट वी कैन टॉक अबाउट इज नाउ, अब तक हम बात कर रहे थे एक बॉडी के मोशन को एनालाइज करने की। ये वो बॉडी थी जो ए पॉइंट पे प्रेजेंट थी, यहाँ मैथ था और मैं इस बॉडी को एनालाइज कर रहा था, इसके मोशन को। तो हमने डिस्टेंस की बात की, अभी हमने ज़्यादा एनालाइज किया नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे पर एक दूसरी बॉडी भी हो और यहाँ पे बी पॉइंट हो, मैंने पहली बॉडी को एनालाइज कर लिया, M1 नाम देता था उसे, M2, दूसरी बॉडी को भी हम ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मुझे इन दोनों को आपस में एनालाइज करना है और मुझे जानना है कि अगर ये दोनों ही बॉडी ए से बी तक जा रही है तो मैं इन दोनों बॉडीज़ के मोशन को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो आप सोच सकते हैं वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिखना चाहूँगा कि मैं कैसे एनालाइज करता, मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करता इन दो बॉडीज़ के मोशन को। तो पहला पॉइंट होता है द फैक्टर ऑफ पाथ, यानी मैं पाथ देखता इन दोनों बॉडीज़ का। अगर इन दोनों बॉडीज़ के पाथ डिफरेंट है तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये दोनों बॉडी का मोशन थोड़ा डिफरेंट है, ए से बी तक जाने का जो मोशन है वो डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों बॉडीज़ का पाथ डिफरेंट है। सेकंड बात मैं जो कर सकता हूँ वो है कि अगर इन बॉडी का जो पाथ है वो सेम है तो क्या इन दोनों बॉडीज़ को सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम, क्या ए से बी तक जाने के लिए इन दोनों बॉडीज़ को सेम टाइम लग रहा है। अगर नहीं तो कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो चीज़ कॉमन है इन दोनों ही बॉडी के लिए वो है मोशन। ये दोनों ही बॉडी मोशन में, और मोशन के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है चेंज इन पोजीशन। अगर हमें जानना है कोई बॉडी मोशन में है तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी पड़ेगी वो है चेंज इन पोजीशन। इन दोनों ही बॉडीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, बी और ए के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो मोशन में तो है ये दोनों बॉडीज़, बट क्योंकि इनका टाइम ऑफ रीचिंग डिफरेंट है तो कैसे हम इनके मोशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके किया जा सकता है। अगर मैं एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करूँ और वो है स्पीड। स्पीड वो फैक्टर है जिससे मैं इन दोनों के मोशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो स्पीड मुझे बताएगा टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। वाई दिस डेफिनेशन, सपोज मैं इसी फिगर पे आता हूँ, थोड़ी साफ से बना देता हूँ इधर, और मैं M1 बॉडी की बात करता हूँ। अगर ये बॉडी M2 से जल्दी रीच कर जाती है बी तक तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि बॉडी इस पूरे पाथ में ही M2 से फास्ट चल रही है। ये एक अजम्पशन कि इस बॉडी का पूरा मोशन ही इस पूरे पाथ पे ही फास्ट रहा M2 से। इस अजम्पशन को लेके मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ क्वांटिटी, इट इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। That means speed of M1 can be said to be greater than speed of M2 if M1 reaches first. Okay, this thing. Okay, ये हो गया हम पे। और इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हमने एक अजम्पशन ली थी। अजम्पशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, इन पे ध्यान रखना। वो ये था कि मैंने एज्यूम किया था कि सिर्फ टाइम फैक्टर है जो मोशन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रहा है। पाथ दोनों बॉडीज़ का सेम है, ये मैंने एज्यूम किया था। मेरी अजम्पशन क्या थी, मैं लिख देता हूँ फिर से। सेम पाथ टेकन बट डिफरेंट टाइम ऑफ अप्रोच। ओके, ये थी बात जिससे मुझे ये डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ी।
तो अब थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पाथ को भी लाते हैं इस डेफिनेशन में। स्पीड को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि जो डिस्टेंस है वही हमें बताता है चेंज इन पोजीशन। इट इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन पोजीशन, डिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन पोजीशन। और टाइम हमारा कभी बात करेंगे इस पर भी, चेंज इन पोजीशन। ओके, तो हमने ये भी बात की कि स्पीड ऑफ m1 इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ m2। व्हाट मोर? ओके, तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास डिस्टेंस का ऑलरेडी पता होना इम्पोर्टेंट है। सो व्हाट वी नीड, रिक्वायरमेंट्स टू कैलकुलेट स्पीड। सबसे पहला, नोन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है उस डिस्टेंस का पता होना ज़रूरी है। और दूसरा, टाइम टेकन बाय द बॉडी, यानी घड़ी का होना ज़रूरी है। ओके, सो ये हो गई बात। वापस मैं फिगर बनाऊंगा, ये फिगर बहुत बार बना चुका हूँ मैं, पर इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। अच्छा, हमने डिस्टेंस की बात की स्पीड में, और डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पे, यानी डिफरेंट पाथ में क्या बॉडी की स्पीड डिफरेंट होगी? यस। कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूँगा, फैक्ट्स अबाउट स्पीड, कुछ ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड सो ऑन पाथ। दूसरी चीज, स्पीड डिपेंड्स अपॉन टाइम टेकन। वेल, एक बॉडी का एक ही टाइम हो सकता है एक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अगर ये बॉडी किसी स्पीड है, इस बॉडी की कोई स्पीड है और ये कोई पाथ चूज कर लेती है, तो यस, द टाइम विल बी डिटरमाइंड ऑलरेडी। ये दो चीज हो गई। स्पीड डिपेंड्स अपॉन पाथ, स्पीड डिपेंड्स अपॉन टाइम टेकन। जिस तरीके से हमने डिस्टेंस के टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरीके से मैं एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, वेलोसिटी। ये वर्ड ज़्यादा सुना होगा आपने, स्पीड भी बहुत सुना होगा, वेलोसिटी भी बहुत सुना होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इसके पास अपना डायरेक्शन होता है। और इसका अपना वैल्यू होता है। और ये सिग्निफाई क्या करती है? डिस्प्लेसमेंट का सिग्निफाई करता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और उसके ऊपर डायरेक्शन होती थी जो बताती थी किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहा है हमारा बॉडी। तो वेलोसिटी क्या सिग्निफाई करती है? इट्स सिग्निफाई मोशन और स्पीड। वैसे मोशन और स्पीड अलग चीज़ है, आगे बात करेंगे हम इससे। मोशन बहुत वास्ट वर्ड है फिजिक्स में, बट हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं। मोशन को सिग्निफाई करता है वेलोसिटी, या फिर स्पीड को सिग्निफाई करता है। और क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी सिग्निफाई करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। भाई, बॉडी की जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिस डायरेक्शन में स्पीड होगी, बॉडी उस डायरेक्शन में ही तो मूव करेगी। दैट्स वाई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी is equals to direction of motion. This is very important line. ये हमेशा याद रखना, हमेशा।
ओके, पर वेलोसिटी डिफाइंड कैसे होता है, मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड है? पर वेलोसिटी डिफाइंड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो इस तरीके से मैथमेटिकली वेलोसिटी डिफाइंड होती है। बात यह है कि नहीं, 2 पॉइंट की बात करें और देयर आर डिफरेंट पाथ टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट डिस्प्लेसमेंट की जब मैंने बात की थी तो कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जैसे ही आप 2 पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं जर्नी के, डिस्प्लेसमेंट फिक्स हो जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर ए से बी जा रहे हैं हम तो फिक्स है, यूनिक है, डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक। एंड व्हाट अबाउट टाइम? टाइम डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन, है ना भाई। अगर आप इस पाथ से जाएंगे और आपकी इनिशियली कुछ स्पीड थी, मान लो यहाँ पे कोई स्पीड थी, आप इस पाथ से जाएंगे तो आपको कुछ t1 टाइम लगेगा, आप इस पाथ से जाएंगे तो आपको कुछ t2 टाइम लगेगा, इससे जाएंगे कुछ t3 टाइम लगेगा। तो अगर आपकी कुछ इनिशियल वैल्यू है स्पीड की, कुछ है, हमें नहीं पता क्या है बट कुछ है, तो वो स्पीड से चलने पर डिफरेंट पाथ में डिफरेंट टाइम लगेगा ना। उसी तरीके से जो टाइम टेकन बाय द बॉडी होता है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ से जा रहे हैं। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट तो यूनिक हो गया, पर टाइम कैसे डिसाइड करेंगे हम? ज़रा थोड़ा इस पे और डिस्कस ये करते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट यूनिक है, ओके, बट हम कवर तो डिफरेंट डिफरेंट पाथ कर सकते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज ये 2 पॉइंट है एयर भी और ये मेरी बॉडी है, मेरा मन है कि मैं इस पाथ से ट्रैवल करूं, ओके। सो मेरी स्पीड क्या होगी भाई? जो इस पाथ का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पाथ, डिस्टेंस ऑफ पाथ 1, मैंने नाम दे दिया इसे पाथ 1, और जितना टाइम इसमें लगेगा, टाइम टेकन। तो मेरी स्पीड मैं अगर यहाँ कुछ मेरी स्पीड थी v, तो वो कैलकुलेट कर ली मैंने। अगर मैं इस पाथ से ट्रैवल करता, कहीं इस पाथ से ट्रैवल करता, तो मेरी स्पीड कुछ और आती, क्योंकि वहाँ पे पाथ 2 और टाइम 2 आता, कुछ दूसरा टाइम आता। इन सभी पाथ के लिए भी मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो यही आएगा। अगर मैं इस पाथ के अलोंग भी मूव करूँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट यही आएगा। क्यों? अगर आपने वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर क्या कहते हैं सर, वेक्टर एनालिसिस, अगर आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है मैथ में, तो आपको पता होगा एक वेक्टर को ऐड करने का तरीका, और वेक्टर का जो फाइनल रिजल्ट आता है एडिशन का, वो फर्स्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करके आता है ज्योमेट्रिकली। तो अगर मैं इस पाथ को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ, लीनियर पार्ट्स में, और इन्हें वेक्टर असाइन कर दूँ, दीज आर द वेक्टर्स, और इन सबको ऐड करते जाऊँ, तो क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा? दैट्स वाई एक चीज़ मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, even if we travel different path, the displacement turns out to be same। और इस सोचने वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन इस तरीके से कर दिया था कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वॉट डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर। तो और यूनिक था वो, तो आप भले ही कोई से भी पाथ से जाएं, आपका डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा ना। और ये इस वजह से ही, इसी डेफिनेशन की वजह से वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमने एक कॉन्सेप्ट माना है और इसे स्टडी करते हैं मैथ्स में। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, ओके, फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट, हम डिफरेंट पाथ पर ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम है। यानी हमारी स्पीड डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हम डिफरेंट पाथ पर ट्रैवल कर रहे हैं। और बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी?
बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट तो यूनिक है, डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, बट टाइम अलग है। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी एक्चुअली हमारी स्पीड तो इनिशियली सेम ही है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं किसी एक सिंगल वैल्यू से ही तो इस मोशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोई से भी पाथ पे जाऊँ, इस एक सिंगल वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट होके आएगी डिपेंडिंग ऑन मैं कौन से पाथ से इस डिस्टेंस को कवर कर रहा हूँ। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम टेकन, it does not depend upon displacement unless you change the initial and final point, unless you change the initial and final point। और ये डिस्प्ले ये टाइम पे कैसे? बिकॉज वी आर कवरिंग डिफरेंट पाथ। ओके, थोड़ा समराइज करो, समराइज, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ। क्या वापस इस फिगर को बनाते हैं। स्पीड डिपेंड्स अपॉन पाथ, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन पाथ। ओके, वेलोसिटी भी पाथ पे डिपेंड करती है। ओके, और मैं क्या बोल सकता हूँ? ओके ओके ओके, अच्छा थोड़ा प्रैक्टिकल होने का कोशिश करते हैं, इसी फिगर पे आते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं, इस फिगर पे आते हैं। अगर ये दो पॉइंट फ्लोर पे हैं, सपोज दिस इज फ्लोर और ये हमारी बॉडी है जो मूव कर रही है, तो हमें पता है कि बॉडी चलते चलते रुक जाती है। सपोज यहाँ पे आके ये बॉडी रुक गई, इट स्टॉप्स, है ना। यहाँ पे इसकी कुछ स्पीड थी भी, तो स्पीड के फॉर्मूले से अगर मैं देखूँ टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम, इस तरीके से देखूँ तो ये कांस्टेंट आने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड बाय इज ऑलरेडी नोन, सपोज दिस इज डी डिस्टेंस, और टाइम कितना लगेगा वो भी डिफाइंड है जब ये बॉडी होगी चलेगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। बट हमारे इस पूरे पाथ पे बॉडी की स्पीड धीरे होती रही है, क्योंकि हमें पता है फ्लोर फ्रिक्शन लगाता है। तो फिर ये कौन सी स्पीड है, कौन सी वैल्यू है ये जो इससे मैच ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारी स्पीड तो वेरिएबल है बट हियर इट इज़ कांस्टेंट। सो क्या झमेला है इसके पीछे का, और क्या ये डेफिनेशन सही है? करेक्ट और नॉट, हम ये जानेंगे। तो इस पर बात करते हैं कि हम इसे, ये काफ़ी थियोरेटिकल डेफिनेशन लग रही है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसे प्रैक्टिकली फिट कर सकते हैं। तो मैं अपने पूरे पाथ को डिवाइड करूँगा छोटे छोटे पार्ट्स में, सपोज दिस 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 दिस, और इन पार्ट्स की बड़ी ख़ास बात यह है कि सपोज ये एक पार्ट है, ये इसमें स्पीड डज नॉट चेंज,
ये बहुत छोटे पार्ट हैं। सोचो कि हम बहुत ही कम टाइम के लिए एनालाइज करते हैं बॉडी की कि उसकी स्पीड ही चेंज नहीं हो रही उस टाइम में, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचना है। सपोज इधर स्पीड डज नॉट चेंज, स्पीड डजंट चेंज इन दिस जर्नी। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। जब तक बॉडी इस डिस्टेंस को कवर कर रही है स्पीड डज नॉट चेंज, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्पीड अलग हो सकती है, यहाँ स्पीड अलग हो सकती है, लेकिन इस जर्नी में स्पीड अलग नहीं हो सकती, इस जर्नी में स्पीड अलग नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे कुछ स्पीड v1 हो सकती है, यहाँ v2, यहाँ v3, पर इस डिस्टेंस में स्पीड v3 ही रहेगी। तो हम टोटल डिस्टेंस को कैसे लिख सकते हैं? टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 है ना, ये छोटे छोटे डिस्टेंस जो है, यानी इन्हें समीशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं di। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। और टोटल टाइम कुछ लग रहा होगा इन्हें, टाइम टोटल टाइम क्योंकि अच्छा टाइम भी सेम रखना पड़ेगा। मैं क्यों? क्योंकि जब तुम बहुत छोटा टाइम ले रहे हो तो तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि हाँ छोटे टाइम में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, उस तरीके से सोचो। तो ये सारे टाइम जो है बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। टाइम टेंस टू 0 और सारे डेल्टा टी लिए हैं, मैंने इन्हें नाम दिया डेल्टा टी। चाहे मैं कोई और सिंबल यूज़ कर लूँ, चलो टी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन सबके लिए यानी T1 T2 सब इक्वल है, इक्वल टू टी। ओके, तो ये कंडीशन है। अब स्पीड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम समीशन ऑफ टी आई। ओके, और क्योंकि ये सेम है तो एन डेल्टा टी। और यहाँ इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसे वापस, क्योंकि एटलीस्ट कांस्टेंट स्पीड के लिए तो डेफिनेशन सही थी। तो क्योंकि यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है तो मैं d1 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, d1 इक्वल्स टू v1 इंटू सम टाइम डेल्टा टी। तो यानी समीशन वी आई इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी को हम काट सकते हैं, तो स्पीड विल बी समीशन ऑफ वी आई ओवर एन। हाँ, इस चीज़ को आप जानते हैं, ये एवरेज है। यानी जिन केसेस में बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती रहती है उस केस में ये जो स्पीड जो हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करा वो एवरेज स्पीड को दर्शाता है। इससे सिंपल मैं नहीं बोल सकता। इन केस ऑफ वेरिएबल स्पीड द फंडामेंटल डेफिनेशन of speed signifies average speed। और क्योंकि एवरेज मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाया करता है तो हम पे आने वाली तो एक सिंगल वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू ज़रूरी नहीं है एक्चुअल वैल्यू हो। यानी एवरेज स्पीड ज़रूरी नहीं है बॉडी की एक्चुअल स्पीड हो। इस जर्नी में हो सकता है कोई भी स्पीड एक्वायर ना की हो बॉडी ने, ऐसी जो एवरेज स्पीड से मैच होती हो। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल वैल्यू देता है। बट जो हमने ये छोटी सी जर्नी की बात की ना, जहाँ पे डेल्टा टी हमने ज़ीरो मतलब जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा लिया है, ये जो स्पीड थी जिसमें डेल्टा टी बहुत छोटा होता है इसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और ये बॉडी की एक्चुअल स्पीड थी, क्योंकि ये बॉडी ने सही में एक्वायर की थी, ये हमने एज्यूम किया था। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू एक्चुअल स्पीड। ये बॉडी की एक्चुअल स्पीड है, ये बॉडी एक्चुअली एक्वायर कर रही है, इसलिए हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअल स्पीड होती है बॉडी की। एवरेज स्पीड थ्योरेटिकल होती है, वो एक्चुअल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। कौन से केस में एक्चुअल हो सकती है? सपोज बॉडी की सारी वेलोसिटी सेम हो जाए, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि v1 v2 v3 ये सब v ही हो जाए, कोई एक सिंगल वैल्यू आ जाए, यानी यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन।
भाई यूनिफॉर्म मोशन है, बॉडी जिस स्पीड से स्टार्ट की चलना उसी स्पीड से पूरे रास्ते चलती रहेगी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड तो सेम आएगी, क्योंकि किसी कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज वो कांस्टेंट वैल्यू ही आ जाता है। दैट्स वाई इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ओके। हाँ, बाकी एवरेज स्पीड का एक्चुअल स्पीड होना ज़रूरी नहीं होता है।